जनरल्स भी और समझते इससे हैं। सबसे तो ज्यादा इन नुकसान सबको अगर अगर आप किसी को होगा परिप्रेक्ष्य में रखें, तो खुद ट्रंप को ही होगा सर, क्योंकि हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में अमेरिका के किस तरह से ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, यूरोप में भी विरोध प्रदर्शन हुए। विकी जेटली सर, आपसे भी समझना चाहूंगी, क्योंकि अभी जो बात सामने आ रही थी कि ग्राउंड ऑपरेशन खर्ग को लेकर के अमेरिका कर सकता है, बूट्स ऑन ग्राउंड्स नजर आ सकते हैं, और दूसरी तरफ ट्रंप का यह कहना कि अगर हम इसी तरीके से लड़ाई आगे रखेंगे तो जो तय समय सीमा है उससे काफी आगे लड़ाई चल जाएगी, इसलिए जरूरी है कि अब इस सैन्य मिशन को फिलहाल खत्म किया जाए। मुझे लगता है ये बहुत ही इमेच्योर स्टेटमेंट है ट्रंप की, जो कि वो उसके लिए मशहूर है। कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी बोल देते हैं। वो ऐसे लगता है कि जैसे वो ही स्पोक्समैन है अपनी आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, जो कि बहुत ही मेरे विचार से एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसको इतनी ज्यादा स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा कम बोलना चाहिए। ये थोड़ा ज्यादा बोल जाते हैं, और मुझे लगता है कई बार बिना कंसल्ट किए भी ये बोलते हैं दूसरे लोगों को। और इन्होंने अपनी कच्ची करवाई हुई है पूरी दुनिया में। इस समय सबसे घटिया अगर कोई टॉप लीडर है पूरी दुनिया में, तो मुझे लगता है वो ट्रंप साहब ही माने जाएंगे। सबसे घटिया, उसको मालूम ही नहीं क्या बोलना है, एक मिनट में कुछ बोलता है, दूसरे पल में कुछ बोलता है। और जो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के थ्रू उन्होंने स्टेटमेंट दी है या नहीं दी, जो भी है, वट एवर इट इज, मेरे ख्याल से बहुत ही इमेच्योर स्टेटमेंट है। इस समय हाथ पीछे करना कि हार्मोस्टेट खुले या ना खुले, तो भी हम युद्ध बंद करने के लिए तैयार हैं, इससे मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट कोई नहीं हो सकती मेरे अनुसार। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी बताते हैं दर्शकों को, फिर आती हूँ सर आपके पास। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में पहुंच चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। किसी भी वक्त उन्हें ईरान में घुसने और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का आदेश दे सकते हैं। ऐसे में अमेरिकी सेना और इजरायली सेना के बीच एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, और इसी से जुड़ी बड़ी खबर है कि ईरान में कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। बैठक में जमीनी सैन्य अभियान की योजना बना जा रही है। सीमित टारगेट पर हमले की तैयारी अमेरिका कर रहा है। जानकारी के मुताबिक जिस जमीनी अभियान पर विचार हो रहा है वो पूरी तरह से बड़े स्तर के आक्रमण जैसा नहीं होगा। इसकी बजाय इसमें विशेष सैन्य बलों और सामान्य पैदल सेना की संयुक्त टीम्स की तरफ सीमित और टारगेट लेकर किए गए हमले शामिल हो सकते हैं। ये जानकारी वॉशिंगटन पोस्ट ने दी है। आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन कितना मुश्किल होगा। तो ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन देखिए बेहद कठिन है। ईरान का क्योंकि क्षेत्रफल जो है इराक से 4 गुना बड़ा है। देश के कई बड़े हिस्से में 2 बड़े पर्वतमाला, जाग्रोस और अल्बोर्ज नाम की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वत श्रृंखलाएं क्या करती हैं? प्राकृतिक दीवार का काम करती हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, जिसका देश है उसको उस भौगोलिक स्थिति का अंदाजा होता है किसी बाहरी के मुकाबले। पर्वतमाला में सक्रिय घाटियां और दुर्गम रास्ता है, जो वहां के लोकल जो सैनिक है उनको जाहिर तौर पर ज्यादा बेहतर पता है। आक्रमणकारी सेनाओं के लिए जाना काफी यहाँ पर कठिन होता है। ईरान के मुख्य शहर पहाड़ों के बीच बसे हैं। बड़े आक्रमण के लिए लाखों सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। ईरान का भूगोल अफगानिस्तान से बिल्कुल अलग है, और यही वजह है कि यहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशन उतना आसान नहीं होगा। एवं श्रीवास्तव से इस बारे में एक बार समझ लेते हैं। एवं श्रीवास्तव, जरा हमें समझाइए, क्योंकि जिसका देश है उसको वहां की प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, प्राकृतिक स्थिति के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में ज्यादा पता होता है जाहिर तौर पर किसी बाहरी से। ऐसे में ग्राउंड ऑपरेशन क्या इतना आसान होगा अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान में? बिल्कुल नहीं। देखिए, टेरेन का इतना एडवांटेज होता है डिफेंडिंग कंट्री के लिए, उसका आप अंदाजा जो इन्फेंट्री बटालियंस होती हैं, जो बाकी आर्मर्ड कोर्स उनको ही पता रहता है, क्योंकि पर्वतमालाओं पर छिपने की जगहें बहुत होती हैं, उनमें हाई पॉइंट्स होते हैं। आपने देखा कारगिल वॉर में, हम लोगों ने देखा, हमारी सारी लड़ाई थी हाई पोजीशंस को ऑक्युपाई करने की। हमारे बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन हमने उसको ऑक्युपाई किया और जीता। तो अपने आप में ये बहुत कठिन और दुर्गम लड़ाई होती है, ये सबको पता है। ये लड़ाई आप ऊपर से हवाई हमलों से नहीं कर सकते, क्योंकि पहाड़ों में, वो गुफाओं में छिपे हैं, आप क्या कर सकते हैं। और वैलीज होती हैं, नैरो वैलीज होती हैं, उसमें एयर ऑपरेशन इतने ईजी नहीं होते हैं। तो इन सबको मिलाकर के एयर वेक्टर आपका फेल हो जाता है, सी वेक्टर फेल हो जाता है, सिर्फ आपके पास ग्राउंड वेक्टर बचता है जिसके सहारे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉसेस बहुत होंगे इस मामले में। नॉर्मेंडी ऑपरेशन से ये अलग है, क्योंकि वहां से बीच हेड था, यहाँ पर पहाड़ भी हैं, और ये ईरानियंस को अच्छे से पता है। आप देखिए, जहां भी इस तरह की और सर अंडरग्राउंड बंकर्स भी तो होते हैं कमांडर जेटली सर, अंडरग्राउंड बंकर्स भी तो होते हैं जिसका पता वहां के जो सैनिक होते हैं उनका होता है। तो इसका भी बहुत बड़ा नुकसान मुझे लगता है दूसरी तरफ के जो सैनिक है उनको होता होगा। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, यदि इजराइल और अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशंस करते हैं तो उनको बहुत ही लिमिटेड और फोकस्ड अप्रोच लेनी पड़ेगी। जैसे कि खरग आइलैंड के ऊपर कब्जा करना है, वो एक अप्रोच होगी। उसके बाद केशम आइलैंड है, वो बहुत बड़ा, उसके मुकाबले में वहां पर इतना आसान काम नहीं होगा, वहां पे सिविलियन पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि उनको पूरी फोकस अटेंशन देनी चाहिए सबसे पहले खरग आइलैंड के ऊपर, ताकि जो ईरान की 90% वहां से जो उनका क्रूड ऑयल जाता है उसको एकदम उसके ऊपर कब्जा किया जाए। अगर वो पूरे ईरान को जीतने की सोचते हैं
तो वो बहुत ही बड़ी गलती होगी। उनको सोचना ही नहीं चाहिए, उनको एकदम फोकस्ड अप्रोच रखनी चाहिए। सिमिलरली ईरान के अंदर भी जहां जहां पर अगर उनका यूरेनियम 400 केजी जो बोलते हैं पड़ा हुआ है कहीं पर 60% जी यूरेनियम, उसके ऊपर कब्जा कर रहा है, बस उतनी ही फोकस्ड अप्रोच रखें। उसके अलावा बिल्कुल, जैसे उनको बिल्कुल कब्जा आप करने की बड़ी बात आवश्यकता आप नहीं कह रहे है। हैं सर कि बहुत टारगेटेड अप्रोच रखने की जरूरत है। हालांकि अमेरिका इसमें माहिर है सर, हमने पहले भी जो अमेरिका के ऑपरेशंस देखे हैं उसमें देखा है कि बहुत सटीक ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से प्लान और फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। आप दोनों हमारे साथ बने रहे। एक बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ इसी को लेकर ईरान की तरफ से एक बड़ी बात सामने आई है। बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान के उपराष्ट्रपति का अमेरिका पर बयान, हम अमेरिका के आने का इंतजार कर रहे हैं। तेहरान अमेरिकी सैनिकों के इंतजार में है। आरिफ कह रहे हैं आते ही उन्हें आग में जला दिया जाएगा। मोहम्मद रजा ने अपने बयान में आगे कहा कि ट्रंप अपने सैनिकों को खार्क द्वीप भेजने का फैसला कर सकते हैं, लेकिन उन सैनिकों को वापस भेजने का फैसला ट्रंप नहीं करेगा, ईरान करेगा। तो ये देखिए बड़ी खबर। तो ईरान भी इसको लेकर के तैयार है। ईरान को इस बात का अंदाजा है कि ऐसा हो सकता है कि खर्ग आइलैंड में ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से नजर आए, और ऐसे में ईरान भी इसको लेकर के तैयार है। कहते हैं कि सैनिक आएंगे जरूर, लेकिन जाएंगे या नहीं जाएंगे वो मर्जी हमारी होगी। अमेरिका भी ईरान के खिलाफ अंतिम प्रहार की योजना बना रहा है, और ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका ईरान के खिलाफ जमीन पर बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है। ईरान के खिलाफ जमीनी लड़ाई की तैयारी में अमेरिका जुटा हुआ है। यूएसएस त्रिपोली जहाज से 3500 अमेरिकी सैनिक ईरान पहुंच चुके हैं। ईरान में कई हफ्तों तक जमीनी ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। ये सैनिक 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट का हिस्सा है। सैनिकों के साथ बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमान और हथियार भी भेजे गए। अब मिडिल ईस्ट में करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, और इस संख्या से, इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी आने वाले दिनों में हमें बूट्स ऑन ग्राउंड भी नजर आ सकते हैं। कमांडर जेटली, किस तरीके से इसको देखा जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट की बात करें तो करीब 50,000 अमेरिकी सैनिकों का वहां मौजूद होना किस ओर इशारा करता हुआ दिखाई देता है? देखिए, ये वही उसी दिशा में जा रही है लड़ाई कि ग्राउंड ऑपरेशन ऑब्वियसली होंगे। कहां से होंगे, किस डायरेक्शन में होंगे, मुझे पक्का यकीन है कि ये काफी फोकस्ड अप्रोच रही होगी। और जैसे ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होंगे, मुझे लगता है कि जो ईरान की जो नॉर्मल जनता है, जिनको दबा के रखा हुआ है, जो लगभग एक सर्वे के अनुसार, एक गमान का सर्वे था जिन्होंने 4 बार सर्वे किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बोला था कि 70% लोग वहां के करंट रिजाइम से बहुत तंग आ चुके हैं। वही लोग सड़कों पे आए थे जिन्होंने दबा करके उस समय प्रदर्शन किए थे। जिस दिन खमीनी को मारा गया, उन्होंने खूब जलसा किया था, खूब सेलिब्रेशन किया था, लेकिन उनको इतना बेदर्दी से कत्ल करके, मार मार के उनको दोबारा घरों के अंदर बंद कर दिया गया। तो जैसे ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होंगे, मुझे काफी उम्मीद है कि ये लोग पुनः सड़कों पर आ सकते हैं। तो जैसे ही ये लोग सड़कों पे आएंगे, तभी ईरान का तख्ता पलट होगा। जी, एवीएम श्रीवास्तव, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि वो लोग इस तरह से अपने ही देश के खिलाफ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से उनकी टॉप लीडरशिप खत्म हुई है, एक इमोशनल इंपैक्ट बहुत ज्यादा लोगों पर पड़ा है, और हमने उसके बाद देखा कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे खामनेई के जब जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही थी उस वक्त। तो क्या आपको लगता है कि ये लोग इस तरह से एक साथ आएंगे अमेरिका इजराइल के समर्थन में? बेटा, मुझे तो पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है, क्योंकि नॉर्मली व्हेन यू बॉम्ब अ कंट्री एंड यू कीप थ्रेटनिंग अ कंट्री, तो नेशनलिज्म का फर्वर आगे बढ़ता है, हमेशा का ये वो रहा है। और इंडिविजुअल एस्पिरेशन जो होता है फ्रीडम का या अपनी लिबर्टी का, वो हट करके नेशनल एस्पिरेशन से जुड़ जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल बात भी है, और लोगों ने इसको महसूस भी किया है। खास तौर से हमारे यहाँ जो सर्वेज आते हैं वो सारे वेस्टर्न ओरिएंटेड सर्वेज होते हैं, तो वो कितने सही हैं कितने गलत हैं ये कहना भी बड़ा मुश्किल होता है। जहां तक मैं आपको बता दूं, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात होती है तो 5 आइलैंड बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिन पर ऑपरेशन करना चाहिए। उसमें आता है आबू मूसा, जहां बहुत फोर्स स्ट्रक्चर है, लेसर टूम्ब आता है, ग्रेटर टूम्ब आता है, फिर वो जो आपने केसम आइलैंड की बात सुनी होगी, एक हेंगम आइलैंड भी है, वो उस माउथ पर है। खर्ग आइलैंड वहां से 400 किलोमीटर दूर है। तो खर्ग जो है वो इकोनॉमिक ग्रेविटी सेंटर है, लेकिन अगर मकसद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना, जिसकी चर्चा बार बार हो रही है, तो इन आइलैंड्स पर कब्जा करना पड़ेगा। उसके लिए स्पेशल ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है। एक बात मैं और बता दूं आपके माध्यम से दर्शकों को कि 50,000 की सेना कुछ भी नहीं है इस काम को करने के लिए। अगर आप देखें, तुलना करें, अफगानिस्तान में कितने लोग गए थे, वियतनाम में कितने लोग गए थे, इराक में कितने लोग गए थे, जबकि इराक को बॉम्ब करना उन्होंने फ्लैटन आउट कर दिया था। तो कम से कम यहाँ लाखों की सेना लगेगी। और जहां तक ईरान का सवाल है, अगर ये गलती की बहुत गई, बड़ा होगा सर, नुकसान भी बहुत बड़ा होगा। क्या उतने नुकसान बहुत बड़ा होगा, उतने मैन पावर के नुकसान? जी जी, एक बात कहना चाहूंगा, ये जो गलती कह रहे हैं कि उनके पास सेना कम है, बासिस में 6,50,000 लोग हैं,
उनकी अपनी रेगुलर आर्मी 3 लाख के करीब करीब है, IRGC में है, तो टोटल जो मिलिट्री उनके पास कंपोजिशन है कम से कम 10 लाख का है, 12 लाख का। तो आपको उनको, आपने जो कहा अंडरग्राउंड जो सिटीज उनकी हैं, जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं, जो ऑलरेडी 30-40 साल में बना लिए हैं, सबको ओवरकम करना पड़ेगा। आपने गाजा में देखा नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ेगा। हो सकता है इजराइल इस नुकसान के लिए तैयार हो, लेकिन क्या अमेरिका इस नुकसान के लिए तैयार होगा? इस पर बात करेंगे। कमांडर जेटली आपके पास आती हूँ, लेकिन बड़ी खबर यह है कि तेहरान में 24 घंटे के अंदर 1000 से ज्यादा हमले किए गए हैं। अमेरिका ने 1100 से ज्यादा स्ट्राइक्स की हैं। सरकारी दफ्तर हैं, वेयर हाउस है, फैक्ट्रीज है अमेरिका के टारगेट पर। अमेरिका जल्दी अब बताया जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन यहां पर लॉन्च कर सकता है। और इसके अलावा खबर यह भी है कि मार्को रूबियो का कहना है कि अमेरिका कुछ ही हफ्तों में अपना लक्ष्य हासिल कर लेगा। उनका कहना है कि ईरान इस समय अपने सबसे कमजोर दौर में है। दरअसल मार्को रूबियो, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान की नौसेना और रक्षा औद्योगिक आधार को काफी नुकसान पहुंचाया। साथ ही ये भी कहते हैं कि ईरान को होर्मुज पर हमेशा के लिए नियंत्रण नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि ईरान कुछ ही हफ्तों में अपने हालात और खराब कर लेगा और अमेरिका कुछ ही हफ्तों में अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। इस बीच ईरान का बयान सामने आया है युद्ध को लेकर। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशकियान का बयान सामने आया, युद्ध का अंत तभी होगा जब ये देश के हित में होगा। युद्ध को लेकर ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, ईरान की गरिमा, सुरक्षा और हितों की रक्षा प्राथमिकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दोनों ही तरफ से देखिए अपनी अपनी बातें सामने रखी जा रही हैं। और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में इस बीच कहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध अपने आधे से ज्यादा टारगेट हासिल कर चुका है, लेकिन युद्ध खत्म कब होगा वो नहीं जानते। उन्होंने कहा कि ईरानी शासन आखिरकार ध्वस्त हो जाएगा और युद्ध खत्म होने के बाद तेहरान काफी कमजोर हो जाएगा। और कमांडर जेटली, आपसे मैं जस्ट समझना चाहूंगी, जो बात हम कह रहे थे कि क्या इतने बड़े नुकसान के लिए अमेरिका तैयार है, क्योंकि उनके भी सैनिकों की जानें इसमें जाएंगी, उनका भी जो वेपन्स है, एमिनिशन है, उसका नुकसान पहुंचेगा। देखिए बहुत ज्यादा खर्च इससे अभी तक ही हम देखें तो अमेरिका पर पड़ चुका है। 13 सैनिक गवा चुके हैं, जिनके यहाँ एक सैनिक की जान की बहुत कीमत होती है। ऐसे में क्या इतने बड़े नुकसान के लिए अमेरिका आगे बढ़ सकता है? देखिए, अमेरिका ने पहले भी अपना बहुत नुकसान किया पहले की लड़ाइयों में, जैसा अभी श्रीवास्तव जी बता रहे थे। तो अमेरिका को दे आर यूज्ड टू इट, जिसको बोलते हैं ना, उनको इसकी आदत है। और इस बार भी ये उनकी इज्जत का सवाल है, और इज्जत का सवाल भी है। और पूरे साथ में जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं, मुझे लगता है वो सारे के सारे सुन्नी कंट्री भी थोड़ी देर में इनके साथ आ जाएंगे। आज एक मीटिंग हो रही है सऊदी अरेबिया में, कुछ कंट्रीज के प्रतिनिधि ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं, और वो क्या वहां पर विचार विमर्श करेंगे कि ईरान के साथ कब हमने भी खुलेआम मैदान में उतरना है। अगर हम ईरान का बॉर्डर देखें तो इराक के साथ भी लगता है, टर्की हालांकि ईरान के साथ है, अर्मीनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और इवन पाकिस्तान भी। अब अगर इनको 7 बॉर्डर लगते हैं, 7 में से अगर 4 लोग भी इसकी बॉर्डर्स की तरफ उन्होंने अपनी अपनी आर्मी को कूच करने का निर्देश दे दिया, तो ईरान पर भी 4 मोर्चों पर लड़ाई लड़ना काफी मुश्किल होगा। बिल्कुल। और ऊपर से इनकी कमर काफी हद तक टूटी हुई है। मुझे उम्मीद है कि अमेरिका और इजराइल पूरी की पूरी प्लानिंग। ये भी समझना जरूरी है एवं श्रीवास्तव कि ईरान के पास खोने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है, और जब किसी के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं बचता तो उसके हौसले कुछ ज्यादा ही बुलंद होते हैं युद्ध में। श्वेता, आपने सही पर्सपेक्टिव दिया। ईरान की प्रतिष्ठा इस युद्ध के बाद बढ़ी है और अमेरिका की प्रतिष्ठा घटी है। तो एक चीज में तो है कि वॉर फाइटिंग में स्टेइंग पावर, जो समझा जाता था कि ये युद्ध कुछ दिनों का होगा, उनकी प्रतिष्ठा आप देखिए, चाहे कोई हम में से कोई क्रिटिक भी हो, कुछ भी हो, हम कहते हैं उनकी प्रतिष्ठा, स्टेइंग पावर बढ़ी है, और हम मिलिटरली उनकी इस इच्छा शक्ति का सम्मान करते हैं, चाहे हम उनके कितने भी खिलाफ हों। क्योंकि सैनिक सर किसी भी देश का हो, वो अपने देश के सम्मान के लिए, रक्षा के लिए लड़ता है, और आप एज अ वेटरन्स आप दोनों बहुत बेहतर इसको समझते हैं। दूसरी बात, अब जो एक सऊदी गल्फ कंट्रीज को यह गुमान था कि अमेरिका हमको बचा के रखेगा, हमारे इंटरेस्ट को बचा के रखेगा, अब उनको वो थोड़ा हिलता डुलता नजर आ रहा है कि शायद अमेरिका नहीं कर सकता है। और गल्फ कंट्रीज में सिर्फ सऊदी अरेबिया ऐसा है जिसके पास कुछ क्षमता वाली आर्म फोर्सेस हैं, और वहां पर भी ईरान ने वहां उनका जो बोइंग E-3 सेंट्री एयरक्राफ्ट, एवैक्स एयरक्राफ्ट था, उसको डैमेज कर दिया। अभी तक पेंटागन ने उसको माना नहीं है, लेकिन उसकी बड़ी खबरें आ रही हैं और बहुत प्रोमिनेंट एनालिसिस हो रही है, चैनल्स पर आ रही है। अब आपको दूसरी बात बताएं, ये लोग जो आने की कोशिश कर रहे हैं, उनके 2 बड़े कमजोर नब्ज हैं, उससे वो बहुत डरे हुए हैं। एक तो उनको जो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स है, जिनकी वजह से उनकी अर्थव्यवस्था चलती है, और दूसरे डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, जिसके जिक्र ट्रंप ने भी किया
उसकी वजह से उनका जनजीवन चलता है, क्योंकि वहां कोई मीठा पानी तो है नहीं, उनको तो डिसैलिनेशन प्लांट से बनाना पड़ता है। एक एस्टिमेट के हिसाब से वहां 174 डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, कुछ लोग कहते हैं 300 से 400 भी हैं। अगर वो है तो एक नंबर है, और डिसैलिनेशन प्लांट में क्यों बात कर रहा हूं आपसे, बहुत वल्नरेबल है, ये 4 से 6 एकड़ की जगह में होते हैं। बहुत स्ट्रैटेजिकली मुझे लगता है ईरान अब इस तरह के टारगेट्स पर अटैक कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का है।